हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोर यू और आप देख रहे हो एक्सपोर्ट इंग्लिश। आज का ये सेशन बुक का सेशन है, यानी कि आज मैं इस सेशन के माध्यम से आपको बुक पढ़ाने वाला हूँ। प्रोज सेक्टर पे काम चल रहा है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बाय महात्मा गांधी चैप्टर पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने उस चैप्टर के कुछ पैराग्राफ्स को डील कर दिया है, तो आज भी उसी काम को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जहाँ तक मैंने डील कर दिया उसके आगे के लाइंस को मैं पढ़ूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप बुक लेकर के बैठिए और पैराग्राफ नंबर 17 पर आ जाइए। ओके, 16 तक मैंने डील कर दिया जैसा कि आपने पिछले सेशन में देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। अब गांधी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं सो देख लीजिए। गांधी जी कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद, किन सब के बावजूद, तो इतनी बातें जो हम लोगों ने पिछले कई सेशंस में किया उनकी बात कर रहे हैं। इन सब के बावजूद देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, मतलब गांधी जी का कहना है कुछ बात तो है हिंदू धर्म में। इन सब के बावजूद हिंदू धर्म में कुछ बात तो है। दैट हैज कीप इट अलाइव अप टिल नाउ, जिसने अब तक इसको जीवित करके रखा है, अब तक इसको बनाए रखा है। गांधी जी कहते हैं कि इन सबके बावजूद कुछ बात तो हिंदू धर्म में है जिसकी वजह से अब तक इसको बनाए रखा है, जीवित रखा है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशंस। अब गांधी जी कहते हैं कि इट हैज विटनेस्ड, यह गवाह रहा है, यह गवाह बना है, द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशंस। गांधी जी के अनुसार यह जो है हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात कर रहे हैं कि यह गवाह है, यह गवाह रहा है बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन तथा इजिप्टियन सिविलाइजेशंस के पतन का। मतलब गांधी जी के अनुसार जो हमारी सभ्यता है, भारत की सभ्यता है, या फिर जो हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म है, ये गवाह रहा है किस बात का, यानी इसके सामने ही बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशंस जो है उनका पतन हुआ है। कास्ट लुक अराउंड यू, वो कहते हैं कि अपने आसपास नजर दौड़ा करके देखो, जहां पर आप रहते हो उसके आसपास जरा एक बार नजर घुमा करके देखो। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, और देखो कहां है रोम और कहां है ग्रीस। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन। गांधी जी कहते हैं क्या आप उस इटली को कहीं पा सकते हैं, कहीं खोज सकते हैं जो कि इतिहासकारों के द्वारा, जिस इटली का वर्णन इतिहासकार के द्वारा किया गया था। गिबॉन होता है इतिहासकार को कहा जाता है। क्या गिबॉन में जिस इटली का वर्णन किया गया है, क्या आप उस इटली को कहीं देख सकते हैं, कहीं पा सकते हैं। और रेदर द एंशियंट रोम और फॉर रोम वाज इटली, क्या आप उस प्राचीन रोम जिसकी चर्चा हमने इतिहासों में सुना है, क्या आप उस रोम को पा सकते हैं। फॉर रोम वाज इटली, और क्या रोम ही इटली था, क्या रोम ही इटली था या इटली ही रोम था। ये सारे कंफ्यूजन है। गांधी जी का कहना है कि आप इन चीजों पर गौर फरमाइए तो देखिए आपको सारी बातें पता चलेंगी। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं। आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में कोई ना कोई बात तो है। दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जिसने अब तक इसको बचा करके रखा है, अब तक इसको जीवित रखा है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशंस। यह विटनेस बना है, यह गवाही बना है, यह विटनेस रहा है बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन तथा इजिप्टियन सभ्यताओं के पतन का। कास्ट लुक अराउंड यू, अपने आसपास नजर दोहराओ। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन, क्या इतिहास में जिस इटली की चर्चा हुई है, क्या आप उस इटली को का पता लगा सकते हैं, उस इटली को देख सकते हैं, उस इटली को पा सकते हैं। और रेदर द एंशियंट रोम, या फिर प्राचीन रोम जिसकी चर्चा हमने इतिहासों में सुना है। फॉर रोम वाज इटली, रोम ही इटली था। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ये 17th पैराग्राफ था जिसको मैंने डील किया। अब 18th पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। गो टू ग्रीस, ग्रीस चले जाइए। गांधी जी बोलते हैं सभ्यता को अगर समझना है, इंडियन सिविलाइजेशन को अगर अच्छे से समझना है, दुनिया के तमाम सिविलाइजेशन से अगर इंडियन सिविलाइजेशन को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो गो टू ग्रीस, ग्रीस चले जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस
एटिक सिविलाइजेशंस। और पता कीजिए कि आज कहाँ है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध एटिक सभ्यता। ग्रीस चले जाइए और पता कीजिए कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ पर है। देन कमिंग टू इंडिया, फिर भारत वापस आ जाइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स। और कोई भी व्यक्ति जो है, किसी भी व्यक्ति को बोलिए कि जितने भी हमारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्राचीन रिकॉर्ड है, उस प्राचीन रिकॉर्ड को आप देखिए। एंड देन लुक अराउंड यू, और फिर अपने चारों तरफ नजर उठा करके देखिए। यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से, आप बाध्य हो जाएंगे, आप कंस्ट्रेंड हो जाएंगे इस बात को कहने के लिए, यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लाइव, सॉरी स्टिल लिविंग, यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। और आप इस बात को स्वीकारने के लिए, कहने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि हाँ, मैं देखता हूं कि प्राचीन भारत आज भी जीवित है। गांधी जी यहां पर कह रहे हैं कि प्राचीन रोम, जिसके बारे में हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा, प्राचीन इटली, जिसके बारे में हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा, आप चले जाइए ग्रीस चले जाइए, देखिए एटिक सभ्यता जिसकी काफी चर्चा सुनी है, वो आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब भारत की बात आती है तो आप रिकॉर्ड उलट करके देख लीजिए, जितनी भी बातें हमारे देश के बारे में, हमारे सभ्यताएं के बारे में जो भी रिकॉर्ड है उनको देखिएगा, तो आप इस बात के लिए बाध्य हो जाइएगा, मजबूर हो जाइएगा ये कहने के लिए हाँ कि मैंने प्राचीन भारत को देखा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। गो टू ग्रीस, ग्रीस चले जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध एटिक सभ्यता। देन कमिंग टू इंडिया, फिर भारत आ जाइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, किसी भी व्यक्ति को प्राचीन से प्राचीन, पुराने से पुराने रिकॉर्ड से गुजरने दीजिए, देखने दीजिए उसको। एंड देन लुक अराउंड यू, अर्थात अपने चारों तरफ देखिए। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। तो आप इस बात के लिए बाध्य हो जाएंगे, इस बात को स्वीकारने के लिए, इस बात को कहने के लिए कि हाँ, आज मैं प्राचीन भारत को देख सकता हूं, वो जीवित है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाइए। 10 ट्रू देयर वेयर डंग हिप्स, ये सत्य है कि गोबर के ढेर हुआ करते थे, ये सत्य है कि गोबर के ढेर भी हुआ करते थे। टू हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ। ट्रू देयर वेयर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर, ये बात सत्य है कि यहाँ वहाँ गोबर के ढेर भी हुआ करते थे। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरिड अंडर देम, लेकिन उनके अंदर, उस गोबर के ढेर के अंतर्गत बड़े बड़े खजाने को छुपाया जाता था, छुपे हुए होते थे। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। और इन सब बातों की अगर हम बात करेंगे तो इसका कारण यह है कि, इस बात का कारण यह है कि यह अभी तक जीवित रहा है, या हमारी सभ्यता या हमारा हिंदू धर्म अभी तक जीवित है, इसके पीछे कारण है। which Hinduism set before it was not development along material, चूंकि हिंदू धर्म जो था, जो भी हिंदुत्व था, उसने अपने आप को भौतिक बाधिता की तरफ नहीं बढ़ाया। मतलब हम मटेरियल की तरफ, हम पदार्थों की तरफ नहीं भागे। हिंदू धर्म कभी पदार्थ की तरफ नहीं गया, पदार्थ की तरफ नहीं भागा, अपने आप को पदार्थ की तरफ सेट नहीं किया। बट स्पिरिचुअल लाइंस, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ जो आध्यात्मिक दिशाएं थी उसके तरफ अपने काम को किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक लाइन के, आध्यात्मिक जो दिशा थी, आध्यात्मिकता जो थी, उसी के विकास के लक्ष्य को रखा। वही हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख विशेषता थी कि उसके विकास का लक्ष्य जो था वो आध्यात्मिकता थी, भौतिकवादिता नहीं थी। फिर से एक बार इसको देख लीजिए। ट्रू देयर वेयर डंग हिप्स टू, सत्य है कि यहाँ वहाँ गोबर के ढेर हुआ करते थे। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरिड अंडर देम, लेकिन उन सब के अंदर जो थे वो धनी बड़े बड़े खजाना छुपे होते थे। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज, और इसका कारण जिसकी वजह से आज तक हिंदू धर्म या भारतीय सभ्यता जीवित है या फिर सर्वाइव किया, वो क्या है जो देखिए। द एंड बीच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल, क्योंकि हिंदू धर्म ने, हिंदुत्व ने कभी भी भौतिकवादिता के विकास के तरफ, विकास को अपना लक्ष्य नहीं बनाया, कभी भी वस्तुओं के विकास को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। बट स्पिरिचुअल लाइंस, इसने सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता के विकास को ही अपना लक्ष्य बनाया। और हमने आध्यात्म का विकास किया है, हमने भौतिकवादी वस्तुओं के विकास के बजाय हिंदू धर्म ने आध्यात्म का विकास किया है, जिसकी वजह से आज भी जीवित है, आज भी सर्वाइव कर रहा है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज
डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वंस। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज जो है हमारे चाहतों के गुणक पर नहीं निर्भर करता है। मतलब हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो स्वराज है, हमारा जो कल्चर है, इसमें हम अपने चाहतों को बढ़ावा नहीं देते। हम अपने चाहतों को दिन रात किसी भी चीज़ों के लिए नहीं इंक्रीज करते हैं। सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वॉन्ट्स सेल्फ डेनियल। और हमारी इच्छाएं भोग विलासताओं को बढ़ाने जाने पर आधारित नहीं है, बल्कि हम तो आत्म त्याग तथा इच्छाओं के सीमित करने पर आश्रित रहते हैं। फिर से देख लीजिए, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर मल्टीप्लाइंग वॉन्ट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वॉन्ट्स सेल्फ डेनियल। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी स्वराज, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो भोग विलासताएं हैं, उसको बढ़ाने पर आधारित नहीं है। मतलब हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज जो है कभी भी हमारी इच्छाओं और भोग विलासताओं को बढ़ाने पर आधारित नहीं है, बल्कि अब देख लीजिए हम लोग किस पर आधारित है, अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल। हम तो हमेशा से त्याग की भावना पर आधारित रहे हैं, और हम तो अपनी इच्छाओं को सीमित करने वाले सिद्धांतों को हमेशा से फॉलो किए हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से अगर आज हम भारतीय सभ्यता की बात करते हैं या फिर आज हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो जीवित है। नेक्स्ट पैराग्राफ, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड फॉर द यूरोपियंस। यूरोप की सभ्यता कोई शक नहीं यूरोप के लोगों को सूट करती है, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ बी इंडेवर टू कॉम्पीट। लेकिन अगर ये भारतीयों के लिए, ये भारतवासियों के लिए एक विनाशकारी साबित होगा अगर हम इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। गांधी जी प्रोहिबिट्स अस टू कॉपी यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करने से गांधी जी हमें मना करते हैं। फिर से देखिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड फॉर द यूरोपियंस। यूरोप की सभ्यता कोई शक नहीं यूरोप के वासियों को सूट करता है, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ वी एंडेवर टू कॉपी इट। लेकिन अगर भारत के लोग, अगर हम इसकी नकल करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए ये बर्बादी होगा। This is not to say that we may not adopt any assimilate whatever may be good or capable of assimilation by us। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हमने ग्रहण करने योग्य, मतलब जिस चीज़ों को अपनाया जा सकता है, ग्रहण करने जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम लोगों ने नहीं अपनाया है अथवा स्वीकार नहीं किया है। इसका बिल्कुल भी ये कतई अर्थ नहीं है। It does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा, एक बात और समझना पड़ेगा कि ये कहीं से भी इसका ये मतलब नहीं निकलता है कि यूरोप के लोगों को, जो यूरोपियंस हैं, जो यूरोप के लोग हैं, वो उन चीज़ों का भी त्याग नहीं करे जो इन सभ्यताओं में बुराई के रूप में शामिल हो चुका है। मतलब इन सभ्यताओं के बुराई को यूरोप के वासियों को, यूरोप के लोगों को किसी न किसी तरह से त्यागना पड़ेगा। फिर से देख लीजिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड फॉर द यूरोपियंस। यूरोप की सभ्यता बेशक बिना किसी शक के यूरोप के लोगों को सूट करती है, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ वी इंडेवर टू कॉपी इट। अगर हम कोशिश करते हैं इसको कॉपी करने की, अगर हम इसकी नकल करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए पूर्ण रूप से बर्बादी होगी। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसिमुलेट व्हाटएवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एजिमुलेशन। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है मेरे कहने का कि हम उन चीज़ों को भी एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं जो एडॉप्ट करने योग्य हैं या फिर जिनको एडॉप्ट किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें वैसी क्षमता है कि हम चीज़ों को अपनाएं, स्वीकार करें जो अच्छे हैं उन चीज़ों को। इसलिए कभी इस बात को ध्यान में नहीं रखना है जब हम यूरोपियन सभ्यता की बात करते हैं, जब हम मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि मेरे कहने का जो भी बात मैं कह रहा हूं उसका ये कतई मतलब नहीं है कि ग्रहण करने योग्य अच्छी चीज़ों को, जिसको ग्रहण किया जा सकता है, जो ग्रहण करने योग्य है, उसको आप ग्रहण न करें, उसको आप स्वीकार नहीं करें, ये मेरा कतई मतलब नहीं है। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, और इसका ये भी मतलब नहीं निकलता है दैट की इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ व्हाटएवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, कि यूरोपियंस जो है उन चीज़ों को भी अलग नहीं करे जो उनके सभ्यता के रूप में, बुराई के रूप में प्रवेश कर चुका है। मतलब उनके लिए आवश्यक है वो उन चीज़ों को उससे दूर करे। नेक्स्ट पैराग्राफ पर,
the incessant search for material comforts and their multiplications is such an evil, and I make bold to say that Europeans themselves will have to remodel their outlook. The incessant search for material comforts, वस्तुओं से, जो भौतिकवादी वस्तुएं हैं, यानी कि भौतिक जो मटेरियल कंफर्ट्स है, भौतिक सुखों हैं, तो भौतिक सुखों का निरंतर खोज, भौतिक चीज़ों का, भौतिक सुख जिन चीज़ों से हमें प्राप्त होता है, जिन पदार्थों से, जिन मटेरियल से हमको भौतिक सुख प्राप्त होता है, उनका निरंतर खोज, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और तथा उस खोज की चाहत में दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी, इट्स सच एन इविल, एक बुराई है। अब क्या कहते हैं गांधी जी, इस पैराग्राफ में समझने की कोशिश कीजिए। द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशंस, यानी कि भौतिक जो बादी चीज है, यानी कि भौतिक सुखों को जिन पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, भौतिक सुख देने वाले पदार्थों का निरंतर खोज तथा उनके खोज की चाहत का लगातार बढ़ोतरी होना, इट्स सच एन इविल, एक प्रकार की बुराई। मतलब हम भौतिक चीज़ों की लगातार, हम वैसे चीज़ों की, भौतिकवादी चीज़ों की लगातार खोज करते रहते हैं जिससे हमें आराम प्राप्त हो, और तथा उनके खोज करने की जो हमारी चाहत है, जैसे आज ये आविष्कार हो गया तो कल वो आविष्कार करेंगे, कल वो आविष्कार करेंगे। तो भौतिक सुख को प्रदान करने वाले वस्तुओं का लगातार खोज तथा उनके को खोज करने की जो चाहत है, उसमें वृद्धि, लगातार वृद्धि, इट्स सच एन इविल, एक प्रकार की बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट, और मैं यहाँ पर इस बात को बल देकर कहूँगा दैट कि द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, कि यूरोप के भाषियों को अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, अगर वो चाहते हैं कि वो जिन चीज़ों के, अगर वो चाहते हैं, मैं यहाँ साहसपूर्वक करना सकता हूँ कि यूरोप के लोगों को ये सोचना पड़ेगा, इस पर फिर से विचार करना पड़ेगा, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अगर वे उन सुखों का, वो भौतिकवादी सुखों का जिनका लगातार गुलाम बनते जा रहे हैं, अगर उसी के बोझ तले दबकर मरना नहीं चाहते हैं, तो उनको अपने विचारधारा में परिवर्तन लाना पड़ेगा। फिर से एक बार देख लीजिए। द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, भौतिक सुखों के लिए पदार्थों का लगातार खोज, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, तथा उन चाहतों का लगातार बढ़ना, इट्स सच एन इविल, एक बुराई है, ऐसा बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं इस बात को जोर देकर के साहसपूर्वक कहना चाहता हूं दैट कि द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, कि यूरोप के लोगों को अपने दृष्टिकोण में, अपने विचारधारा में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, अगर वो चाहते हैं कि जिन चीज़ों से उनको सुख प्राप्त होता है, जिन भौतिकवादी वस्तुओं का खोज करके वो सुख प्राप्त करते हैं, अगर यूरोप के वासी चाहते हैं कि उन भौतिक चीज़ों का जो गुलाम होते जा रहे हैं और उन्हीं भौतिकवादी वस्तुओं जिनसे उनको सुख प्राप्त होता है, जिनका गुलाम बनते जा रहे हैं, अगर उन्हीं के वेट के अंतर्गत, उन्हीं के वजन के अंतर्गत अगर दब करके अपने जीवन को नहीं समाप्त करना चाहते हैं, तो उनको अपने विचारधाराओं पर विचार करना पड़ेगा। इट्स मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है मेरा ये कहना, मेरा ये पढ़ना, मेरा ये सोचना गलत हो सकता है, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेट। लेकिन वो कहते हैं, लेकिन जब बात हम भारत की करते हैं, अगर भारत उस प्रकार की चीज़ों के पीछे भागता है, भारत उसी प्रकार से भौतिकवादी वस्तुओं जिनसे उनको सुख प्राप्त हो उनके पीछे भागता, तो ये भारत की सभ्यता की मौत होगी, विनाश होगा। लेट अस engrave on our hearts द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, गांधी जी कहते हैं कि हमें ज़रूरत है हमारे हृदय पर एक बात को हमेशा के लिए अंकित कर लेना, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, आज ये बात सच है कि लाखों लोगों का लिविंग जो है सो हाई नहीं हो सकता है। एंड बी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क इन वेन, सर्च फॉर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। आज ये निश्चित है कि लाखों लोग जो हैं उनका जीवन शैली जो है, उच्च जीवन शैली जो है
जो उच्च जीवन शैली की हम चाहत रखते हैं वो उस प्रकार के उच्च जीवन शैली को नहीं अपना सकते, नहीं पा सकते हैं। ये बात सत्य है कि लाखों लोगों का जीवन शैली उच्च नहीं हो सकता है, तथा हम जैसे कुछ लोग जो अधिक के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग हैं, गांधी जी अपने बारे में कहते हैं कि ये बात सत्य है कि लाखों लोगों का जीवन शैली उच्च नहीं हो सकता है, तथा हम जैसे कुछ लोग, मतलब गांधी जी जैसे कुछ लोग जो ज्यादातर लोगों के बारे में सोचते हैं, खतरे उठाते हैं, वो उच्च विचारों को भूलकर उच्च रहन सहन की व्यर्थ खोज में रहते हैं। गांधी जी का कहना है कि ये सत्य है कि लाखों लोगों का जीवन शैली उच्च नहीं हो सकता है, और हम जैसे कुछ लोग जो ज्यादातर लोगों के बारे में सोचते हैं और खतरा उठाते हैं और खतरा मोल लेते हैं और अधिक लोगों के बारे में सोचते हैं, आज मैं देख रहा हूं कि वो लोग उच्च विचारों को छोड़ करके, उच्च विचारों को भूल करके उच्च रहन सहन की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं। लोग आज अपने विचारों को उच्च करना नहीं चाहते हैं, लोग अपने रहन सहन को उच्च करना चाहते हैं। गांधी जी इसी बात पे बल दे रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशंस बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स। वास्तव में जब हम सभ्यता की बात करते हैं तो सभ्यता का सही अर्थ इच्छाओं में वृद्धि करना नहीं है। Civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restrictions of wants। गांधी जी कहते हैं कि वास्तव में अगर हम सही अर्थों में सभ्यता की बात करें तो सही अर्थ में इच्छाओं में, सभ्यता का सही अर्थ इच्छाओं में वृद्धि करना नहीं है, परंतु जबरदस्ती, बलपूर्वक, स्वेच्छा से अपने जो हमारी जो अपनी इच्छाएं हैं उस पर रोक लगा करके रखना ही सभ्यता है। दिस एलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट। और केवल यही है जो हमारे अंदर वास्तविक खुशी और हमारे अंदर संतोष लाता है, डालता है। एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और हमारे अंदर सेवा करने की क्षमता को भी बढ़ाता है, सेवा करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restrictions of wants। गांधी जी के अनुसार कि सभ्यता का वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि हम अपने इच्छाओं को बढ़ाते रहें, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ ये है कि हम अपने इच्छाओं पर जबरदस्ती, जानबूझ करके रोक लगा कर रखें। ये सभ्यता का मतलब होता है। This alone increases and promotes contentment। और ये एकमात्र ऐसा चीज है जो हमारे अंदर संतोष को बढ़ावा देता है, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी हमको प्रदान कराता है, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और लोगों की सेवा करने की, मतलब सेवा करने की भावना को हमारे अंदर विकसित करता है, अगर हमारी जो इच्छाएं हैं अगर उस पर हमें कंट्रोल हो जाए तो। नेक्स्ट पैराग्राफ, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। गांधी जी कहते हैं कि एक स्तर तक शारीरिक आराम, एक स्तर तक जो शारीरिक आराम है या फिर जो हमारा समन्वय है, जो हमारा हार्मोनी है, उसकी ज़रूरत है। बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। लेकिन जब एक निश्चित सीमा को यह पार कर जाता है तो यह मदद के बजाय बाधा के रूप में उत्पन्न हो जाता है। Therefore, the idea of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion, and as are therefore the idea of creating, जो हमारी विचारधारा है जिसमें हम उत्पन्न करते हैं an unlimited number of wants, असीमित चाहतें, and satisfying, तथा उसको संतुष्ट करने की चाहत, seems to be a delusion, वो एक भ्रम के रूप में हमारे सामने प्रतीत होता है। वो एक भ्रम है हमारे सामने और कुछ भी नहीं है, एक जाल है हमारे सामने, हमारे फंसने का एक वो सिस्टम है। The satisfaction of one's physical needs, किसी भी व्यक्ति की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उसका पूर्ति, इवन इंटेलेक्चुअल नीड्स, या फिर उसकी जो बौद्धिक इच्छाओं है उसकी प्रति, ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, ए डेड स्टॉप। किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत
जो उसे भौतिक सुख प्राप्त कर रही थी। यानी उसके अंतर्गत, किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत जो ये विचारधारा होती है कि उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो या फिर उनकी जो बौद्धिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो, उनका एक पॉइंट होना चाहिए, किसी न किसी भी पॉइंट पर उनका एक मिलन होना चाहिए और किसी भी पॉइंट पर उसका एंड होना चाहिए। मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं, चाहे हम भौतिक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर हम अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं या फिर हम अपने बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, उसका एक लिमिट होना चाहिए, उसका एक एंड होना चाहिए। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस। एक व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, किसी भी व्यक्ति को अपनी भौतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों को अरेंज करना चाहिए, सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि वो किसी भी प्रकार से मानव की सेवा में बाधा उत्पन्न न हो। विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, और जिस पर उसे अपनी पूर्ण शक्तियों को केंद्रित करना चाहिए। मतलब गांधी जी यहाँ पर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य है मानव की सेवा करना, वहाँ पर हमारा सारी शक्ति जो है सो केंद्रित होना चाहिए। एक बार इस पैराग्राफ को फिर से देख लीजिए। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। एक निश्चित मात्रा में जो भौतिक समन्वय है या फिर भौतिक आराम है वो हमारे लिए आवश्यक है। बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन जैसे ही हमारे एक सर्टेन लेवल को हम क्रॉस करते हैं, एक सीमा को क्रॉस करते हैं, इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प, तो यह हमारी मदद के बजाय बाधा के रूप में उत्पन्न हो जाता है। देयरफॉर द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स, जो विचारधारा है जिसके अंतर्गत हम असंख्य चाहतों को उत्पन्न करते हैं एंड सेटिस्फाइंग देम, तथा उसको पूरा करते हैं, सिम्स टू बी ए डिल्यूजन एंड एजार, और वो हमारे लिए एक जाल, हमारे लिए एक फंदा, हमारे लिए एक उलझन के रूप में प्रतीत होता है। द सैटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, किसी भी व्यक्ति की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, यानी कि बौद्धिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति, ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट, किसी भी व्यक्ति का जो अपना सोच है, मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट डेड स्टॉप, उसको किसी न किसी बिंदु पर, चूंकि हमारी जो भौतिक आवश्यकताएं या फिर हमारी जो बौद्धिक आवश्यकताएं हैं, ये दोनों को किसी न किसी व्यक्ति पर, प्रत्येक पर्सनल व्यक्ति के किसी न किसी बिंदु पर इस दोनों का मिलन होना चाहिए, दोनों का अंत होना चाहिए, दोनों समाप्त हो जाना चाहिए। बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूप्सनेस, इससे पहले कि ये हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार से हमारे अंदर भौतिक एवं बौद्धिक विलासता न बन जाए। मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं, चाहे भौतिक इच्छाएं चाहे बौद्धिक इच्छाएं हैं, वो किसी न किसी बिंदु पर उससे पहले एंड होना चाहिए जब तक हमारी ये विलासताएं न बन जाए। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, एक व्यक्ति को अपने भौतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों को अरेंज करना चाहिए ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि वो सारी चीज़ जो हैं, उनकी जो भौतिक परिस्थितियां या फिर उनकी जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, उनके लिए बाधा नहीं उत्पन्न हो जाए मानवता की सेवा में। ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, जिस पर उनकी सारी ऊर्जाएं खर्च होनी चाहिए। तो ये पैराग्राफ का रीडिंग था। अगले सेशन में समरी में पूरी जो एस्से है उसका सारांश को मैं हिंदी में बता दूंगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे, लेकिन तत्काल आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आतिजी विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं नए सेशन में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय।